कि हम लोग 1937 इलेक्शंस पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूल पे। तो 70% जो है ना सेक्शन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके हम अभी इस पे पहुंच चुके हैं। बस थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं, उसके बाद सेक्शन 2 एंड हो जाएगा। तो वीडियोस इतने दिनों से इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, मुझे वीडियोस अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि जो मैंने सुना है वो ये है कि मेरे दोस्त वगैरह बता रहे थे कि इमरान खान का जो सारा काम हुआ है उसकी वजह से मतलब ये हुआ है। नेटवर्क कनेक्शंस मुझे लगता तो नहीं है, वैसे उसकी वजह से हुआ है कि स्लो आ रहे हैं या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन जो है ना मेरे वो स्लो आ रहे हैं। तो इसलिए इसको अपलोड करने में वीडियोस को ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी वीडियोस, तो मैंने अपलोड करना ही छोड़ दी। आज मैंने थोड़ा देखा तो स्पीड में आ रहा है नेटवर्क, इसलिए मैंने बोला कि अपलोड कर लेते हैं वीडियो, वरना रिकॉर्ड मैंने की हुई थी पहले की ही। तो पहुंच आए हैं हम इस पे, ठीक है। क्या है यार, ये 1937 इलेक्शंस थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूल पे। इस टॉपिक को अभी हमने उसी तरह पढ़ना है जैसे कि पिछले सारे टॉपिक्स को हमने जो डिवाइड किया था बैकग्राउंड पे, उसके बाद आ जाओ डिटेल्स पे, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस पे, पहले इलेक्शंस पढ़ लेते हैं फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल पढ़ लेंगे, और पहले ये टॉपिक्स उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारे। तो बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड इसका क्या था कि मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट अप्रूव द 1935 एक्ट एक्सेप्टेड इट ड्यू टू द इलेक्शन। अच्छा, ये वही है कि 1935 इलेक्शंस में हमने क्या पढ़ा था कि उसको दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की, इन्हीं के जो है ना रेफरेंसेस से हम बात करते हैं। तो इन दोनों ने ही जो 1935 एक्ट है ना उसको रिजेक्ट कर दिया, और वो इसीलिए क्योंकि जो रियल पावर्स थी ना वो थी ब्रिटिशर्स के पास ही, यानी कि जो वायसरॉय था उसके पास भी स्पेशल पावर्स थी, ठीक है। वो सेंट्रल लेवल पे, यानी कि उसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा हो तो वो जो है ना अपनी इमरजेंसी पावर्स यूज़ करके जो है ना उस कंट्रोल कर सकता था सारी चीज़ें। साथ ही साथ गवर्नर्स जो है ना वो प्रोविंशियल लेवल पे जो है ना जो है इंटरफेयर कर सकते थे, अगर जो इंडियंस जो थे ना प्रोविंशियल मिनिस्टर्स वगैरह, वो अगर कोई मिसचीफ वगैरह करें, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो रियल पावर्स थी वो थी ब्रिटिशर्स के पास ही, इसीलिए जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट किया। लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, वो क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने अनाउंस कर दिए थे इलेक्शंस के वो जनवरी और फरवरी 1935 की जनवरी और फरवरी में जो है ना वो होल्ड किए जाएंगे इलेक्शंस। इसीलिए जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ये चाहते थे कि देखते हैं कि कौन जीतता है इलेक्शंस में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो पूरे इंडिया में जो है ना अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में मुश्किल होना है। लेकिन फिर भी कुछ जो है ना उन्होंने, जो मुस्लिम्स थे जो कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जो मुस्लिम्स की माइनॉरिटी जो थी ना, उन पे अपनी गवर्नमेंट लाने के लिए जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये माइंडसेट था, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया इस 1935 इलेक्शन एक्ट को इलेक्शंस के लिए। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग जो थी ना, उनका ये जो उनका थॉट जो था वो ये था कि एक्सेप्ट कर लेते हैं 1935 एक्ट को, और जो इलेक्शंस आएंगे ना 1937 में उसकी मदद से जो है ना हम जो मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी एरिया मेजॉरिटी भी और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी एरियाज़ है ना उधर भी उसी तरह कुछ कर करके ना अपनी जो है ना हम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बेनिफिट में गई है 1935 इलेक्शन, और मुस्लिम लीग जो है कह सकते हैं बढ़ गई थी कम्प्लीटली तौर पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा ये है कि साथ ही साथ जिन्ना जो है ना वो वापस आ गए थे। वो हमने जैसे कि पढ़ा था वो पॉलिटिकल एग्जाइल पे गए थे लॉ प्रैक्टिस करने इंग्लैंड, और जो है अल्लामा इकबाल को उन्होंने जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया हुआ था मुस्लिम लीग का। फिर वो 1934 में वापस आ गए और परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए मुस्लिम लीग के। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत से ऐसे ओकेजन्स आए थे जिनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम हिंदू यूनिटी के लिए काम किया था, और वो अभी भी मुस्लिम हिंदू यूनिटी पे बिलीव रखते थे। और जैसे ही इलेक्शंस ओवर होंगे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू को हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोalition है ना, तो उनकी कोalition जो है उस पर भी मतलब ऑफ़र करेंगे उसकी, लेकिन जो नेहरू होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो उसे रिजेक्ट कर देगा। ये हम आगे पढ़ते हैं। तो फ़िलहाल
ये भी लिख लो, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बन सकता है बैकग्राउंड का। वैसे कि बैकग्राउंड में आता नहीं है इसका कि बट नेहरू वॉज अनविलिंग, क्योंकि ये इलेक्शंस के बाद है। बैकग्राउंड में जो आपने लिखना है ना, वो ये पॉइंट लिखना है कि जो जिन्ना है वो वापस आ गए थे 1934 में, ठीक है, और परमानेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट बन गए थे मुस्लिम लीग के। वैसे मैं पीछे देखूँ क्वेश्चन आ रहा है इसका या नहीं, कोई इसके बैकग्राउंड का कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे। वही मैं बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड के पॉइंट्स बहुत कम है ना, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर लिखा नहीं जा सकता। आएगा भी अगर तो 4 मार्क्स वाला आएगा, बल्कि 4 मार्क्स वाला भी नहीं आएगा, पॉइंट्स ही हमारे पास बहुत कम है। तो एक काम करते हैं, इसे छोड़ ही देते हैं। वैसे मैंने भी एक्सप्लेन कर दी कि अच्छा खासा और सामने लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, लेकिन उधर पीछे भी हमने देखा है कि इसमें आता है नहीं क्वेश्चन बैकग्राउंड पे इसके। तो बैकग्राउंड को छोड़ दो, डिटेल्स पे आ जाते हैं कि हुआ क्या था 1937 इलेक्शंस में, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिजल्ट्स हैं, उसके जो है ना एस्पेक्ट्स से हमने बात करनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पहले विन की 5 जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उनमें, और बाकी जो 3 प्रोविंसेस थे ना उनमें इन्होंने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म की, ठीक है। और जो है ना इन टोटल इन्होंने 8 प्रोविंसेस हैं इंक्लूडिंग NWFP जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, लेकिन इसमें शुरू से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉपुलर था, ठीक है। तो इन 8 प्रोविंसेस पे जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। 8 प्रोविंसेस में CP भी आ जाता है, ठीक है, UP भी आ जाता है, बिहार, उड़ीसा आ जाता है, मद्रास आ जाता है, बॉम्बे आ जाता है। साथ ही साथ 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, NWFP थे और असम भी था, ठीक है। इन दोनों में भी जो है ना ये क्या नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी, और इन्होंने 707 वोट्स जीते थे आउट ऑफ 1585 जो सीट्स थी, ठीक है। इनकी सीट्स थी 1585 टोटल, और इन्होंने जीती थी 707 सीट्स। तो ये हो गया। अभी हम मुस्लिम लीग के रेफरेंसेस से बात करें, उनके एस्पेक्ट से बात करें, तो हमें पता चलता है कि मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया, ठीक है। उनकी जो रिज़र्व सीट थी ना, यानी कि जो उन्होंने जीतनी ही जीतनी थी, तो वो थी 482 सीट्स, और उनमें से भी मुस्लिम लीग ने खाली 109 सीट्स जीती थी। और ये सारा जो है ना मुस्लिम लीग की जो है उन्होंने पुअर इलेक्शन कैंपेन्स जो है ना वो किए थे, ठीक है। उन्होंने कहीं स्पीचेस वगैरह नहीं की, और ज़्यादा उनका जो फोकस था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ की तरफ ही था। हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात है, और बाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको डिस्कस भी किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उधर हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में तो हिंदू डोमिनेशन और हिंदू का जीतना तो क्या नाम है वो इम्पॉसिबल ही है। तो हमें ज़्यादा जो है ना वो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ जो हैं उधर हमें फोकस करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ये जो सारी हरकतें हुई ना मुस्लिम लीग जो है ना इनमें काम उनका ख़राब हो गया। साथ ही साथ इन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की थी ना मुस्लिम लीग ने, वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी। इसी वजह से जो कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ना उनमें भी मुस्लिम लीग जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि पंजाब है, पंजाब में टोटल मुस्लिम सीट्स थी 86, उनमें से खाली 1 सीट मुस्लिम ने विन की थी, 86 में से सिर्फ 1 सीट बाकी सारी दूसरी पार्टीज़ ले गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो 482 सीट्स है ना मुस्लिम्स की, उनमें से 28 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस विन कर गई थी, हालांकि मुस्लिम की रिजर्व सीट्स थी ये। और साथ ही साथ एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा डैमेज दिया मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग की 482 में से 101 सीट्स जो है ना वो झाड़ू लगा के अपने साथ ले गई। और बाकी NWFP में से 7 सीट्स जो है ना मुस्लिम्स की वो साफ़ कर दी गई थी, और ये भी जो बाकी पार्टीज़ है ना बाकी कम्युनिटीज़ की उन्होंने ये किया था। तो ये हो गया इसके रिज़ल्ट्स। और इसका आखिरी रिज़ल्ट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया, ठीक है, और टायरेनिकल रूल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पे भी एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स हैं मेरे ख्याल से इसमें भी एक 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। वो हम आगे देख लेंगे क्वेश्चंस में, अभी तक मुझे याद नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंस में, इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो सबसे पहले तो ये जो है ना फर्स्ट मेजर इलेक्शंस थे इंडिया में, ठीक है। इसीलिए जो वेरियस फैक्शंस थे ना मुस्लिम लीग के वो यूनाइट हो गए। वेरियस फैक्शंस का क्या मतलब है, वेरियस फैक्शंस का मतलब है कि मुस्लिम लीग के अंदर ही मुस्लिम लीग की जो ग्रुप्स होती हैं, जैसे कि ये इधर थोड़ा इस्लामिक रेफरेंस से मैं समझा दूँ, रेफरेंसेस से जैसे कि हमारे इधर हो गए हैं सुन्नी भाई, ठीक है,
और शिया भाई का मुझे पता नहीं है उनमें आगे क्या क्या सेक्ट्स आते हैं, लेकिन जो समझो सुन्नी एक सेक्ट है इस्लाम का, और इस सेक्ट के अंदर बहुत से सेक्ट आते हैं जैसे कि अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी वगैरह, ठीक है। तो इसे कहते हैं फैक्शंस। इसी तरह मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के अंदर जो लोगों की ग्रुप्स बनी हुई थी जिनके थॉट्स जो है ना दूसरी ग्रुप जो है ना उसके थॉट्स अलग थे, उसे कहते हैं मुस्लिम लीग के फैक्शंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझो ये एग्जांपल है कि मुस्लिम लीग में थे 100 मेंबर्स, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी इसके 100 मेंबर्स थे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 में से 50 जो हैं उनका ये ख़्याल था कि एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड होना चाहिए, और बाकी जो 50 हैं उनका ये ख़्याल था कि एक इंडियन फेडरेशन काफ़ी है और पार्टीशन ज़रूरी नहीं है। एक इंडियन फेडरेशन आ जाए जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुस्लिम्स को उनकी जो है रिलीजियस जो है ऑटोनॉमी दे और साथ साथ प्रोटेक्शन दे, तो रहा जा सकता है। मतलब इन दोनों की अलग अलग सोचें थी, तो ये दो बन गई, दो फैक्शंस मुस्लिम लीग की, ठीक है। तो ये एक बहुत चीज़ थी, क्योंकि फर्स्ट मेजर इलेक्शंस थे, जो जितने भी मुस्लिम लीग के फैक्शंस थे ना उनको यूनाइट होना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुस्लिम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, और साथ ही साथ जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ हैं इनमें अपनी गवर्नमेंट जो है ना इस्टेब्लिश करना, ये एक इम्पॉर्टेंस थी इसकी। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को ना इलेक्शंस में फेलियर के बाद बहुत बड़े लेसन्स मिले, जैसे कि उन्हें पता चल गया कि इलेक्शन कैंपेन है इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रीज़न जो है हारने का वो यही था कि इलेक्शन कैंपेन इनके इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। जो साथ ही साथ इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, इनको जो है वोटर्स अप्रोच वगैरह करना नहीं आते थे। वो क्यों? क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो प्रोविंसेस वगैरह थे उधर ही अपनी स्पीचेस दे रहे थे, उधर इन्होंने अपने कैंपेन्स लॉन्च किए थे। हालांकि इन्हें मुस्लिम माइनॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ है ना उधर जाके जो है ना अपनी कैंपेन और लॉन्च करनी चाहिए थी और स्पीचेस देनी चाहिए थी, ये रीज़न था। साथ ही साथ दो और रीज़न आ जाते हैं, वो ये कि हाँ वही बात है जो मैंने अभी बताई कि मुस्लिम लीग ये इलेक्शंस के बाद कायद आज़म ने अपने लखनऊ सेशन में भी बोला था कि जो जो हमारी जो सपोर्ट थी ना वो एक्चुअली लाया करती थी मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ में। वो इसलिए क्योंकि हिंदू डोमिनेशन का कोई थ्रेट नहीं था मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। हालांकि मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में जो है ना इन्फ्लुएंस हिंदूज़ की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़्यादा थी, उधर जाके ना हमें अपने जो है ना इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ये हो गया। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने ये भी रियलाइज़ कर दिया कि रियलाइज़ हो गया उनको कि उनकी एक इमेज प्रॉब्लम थी। वो क्या? जितने भी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ जो थे ना, मतलब प्रोविंसेस जो कि जिधर हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम पॉपुलेशन में कम थे, उनको ये लगता था कि जो मुस्लिम लीग है ना वो एक ऑटोक्रेट, जो मुस्लिम लोग नहीं है उनकी पार्टी है, एलीट क्लास जो है ना मुस्लिम्स की, तो उनकी पार्टी है मुस्लिम लीग, ठीक है। जैसे कि नवाब हो गए, लैंड लॉर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन्होंने पॉपुलेशन के लिए क्या काम करना है, ये तो अपने जो है ना पावर के लिए काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम माइनॉरिटी में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ना ये वो सोचते थे, इसीलिए जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जितने भी सोशो इकोनॉमिकल सेगमेंट्स है ना उन सब में फेमस थी, चाहे वो हाई क्लास हो या जो है मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, ठीक है। सब सेगमेंट्स में पॉपुलर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हो गया हमारा टॉपिक भाई। बैकग्राउंड में क्वेश्चन भी देख लो, अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा डन हो गया ये वाला। तो बैकग्राउंड में देख लेते हैं क्वेश्चंस हैं या नहीं। अभी मैंने देखा था क्वेश्चंस तो कोई नहीं थे बैकग्राउंड में, और ना इतने कोई पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कोई। 4 मार्क का तो आ ही नहीं सकता है, ना ही 7 मार्क वगैरह कुछ आएगा। फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है काफ़ी सारा, तो तकरीबन अगर आ भी जाते हैं 7 मार्क वगैरह वाला क्वेश्चन तो आपको 5 या 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, जितना मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। ये 2 पॉइंट्स ही हैं इसीलिए। तो रिज़ल्ट्स भी हो गए, इंपॉर्टेंस डन। रिज़ल्ट्स इसको मैंने वैसे डिटेल्स के उसमें पढ़ा है, तो आप भी डिटेल्स में पढ़ लें, क्योंकि पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने डिटेल्स से ही पढ़े हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। वाई वर दी 1935 इलेक्शन इम्पोर्टेंट फॉर द मुस्लिम लीग। ये पढ़ लो भाइयों, पॉज करके देख लो आप लोग, ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली इसे जो है कर रहा हूँ। एक आ जाता है 4 मार्क वाला, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, ठीक है। ये भी देख लो।
फिर ये 10 और 14 मार्क वाला है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि कंपलसरी ज़्यादातर जो आए हैं ना वो सेक्शन 2 से ही आए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है हाँ यही हुआ था। तो मेरे जो क्वेश्चन पेपर आया था ना उसमें भी यही हुआ था, मुझे भी एक सेक्शन 2 से ही कंपलसरी मिला था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। और एक जो है आगे आया था, हाँ एक मैं, चलो आगे डिस्कस कर लेंगे, वैसे टॉपिक से बाहर है। एक तीतू मीर का मुझे 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया था, अब उधर मैं परेशान हो गया, मैंने बोला लिखूँ क्या, लेकिन खैर मैंने लिख लिया और अच्छे नंबर्स मुझे मिल गए। तीतू मीर का 4 मार्क वाला वैसे हमने आज तक पढ़ा था, उधर 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया था। मैं सोच रहा था कि इधर अपने चैनल पे भी दिखा दूँ क्या आंसर लिख सकते हैं हम तीतू मीर के 7 मार्क वाले क्वेश्चन का। कंपलसरी था तो ऑप्शन में, लेकिन मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया था सॉल्व करना। ये भी देख लीजिए। ओ हम आगे अभी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल पे, ठीक है। 1937 में इलेक्शन हो गए ओवर। फिर जो है 1937 से लेके 1939 तक जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, इंडिया के जो प्रोविंसेस थे मेजॉरिटी, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट जो है ना वो इस्टेब्लिश हो गई। तो सारी वही चीज़ें लिखनी है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड कर दो कि जो नेहरू था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, एक जो है मेजर लीडर, तो उसने एश्योरेंस ली थी, कह सकते हो कि एक प्रॉमिस लिया था वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो से, ठीक है, कि जो लॉर्ड लिनलिथगो नाम सुना वाला, हाँ सही है, टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो उसने प्रॉमिस एक लिया था वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो से कि जो गवर्नर्स हैं ना, क्योंकि इन्होंने 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए जो क्लॉज थे सारे वगैरह उसमें इनको एक्सेप्ट करने पड़े। तो उसमें ये भी था कि गवर्नर जो अपनी स्पेशल पावर्स लेके जो है ना यूज़ करके प्रोविंशियल मैटर्स वगैरह ना उसमें जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसने जो है ना वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो से नेहरू ने एक प्रॉमिस से लिया कि भाई आपने जो है ना गवर्नर को हमारे जो प्रोविंशियल मैटर्स हैं ना इसमें आने से रोकना है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने आगे करनी थी मुस्लिम्स पे एक टायरानिकल रूल, ठीक है, इस्टेब्लिश करना था मुस्लिम्स पे। तो मतलब ब्रिटिशर्स को रिस्ट्रिक्ट करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। तो ये हो गया, बस एक पॉइंट आपने ये लिख देना है, एक एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है, बाकी सारा जो हमने पीछे पढ़ा है वही है, रिजल्ट्स जो नहीं है वो इसके बैकग्राउंड में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ वर सेट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये करके आगे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आ जाते हैं वंदे मातरम पे। वंदे मातरम था क्या, अभी हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया उसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल का, वंदे मातरम पढ़ना है, फिर ये वर्दा स्कीम पढ़नी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस टहरानी, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल। ये वंदे मातरम था क्या, ये एक्चुअली हिंदू नेशनलिस्ट सॉन्ग था जिसमें एंटी मुस्लिम एक्सप्रेशंस थे, और मेरे ख्याल से ये अभी भी इंडिया का नेशनल सॉन्ग ही है वंदे मातरम। इंडिया का नेशनल सॉन्ग है अभी तक। तो इसमें क्या था, एंटी मुस्लिम एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, इसको कंपलसरी बना दिया था सिंग करने, इसके सिंगिंग जो है ना वो कंपलसरी कर दी थी। जैसे कि स्कूल में हमारी मॉर्निंग मीटिंग्स वगैरह होती हैं बच्चों की, तो वो नेशनल एंथम एंड में पढ़ा जाता है वगैरह, ठीक है, स्टार्ट में भी एंड में भी। तो इसको भी उसी तरह जो है ना वंदे मातरम का कंपलसरी बना दिया गया था, स्कूल्स में इन्होंने सिंग करना है मॉर्निंग में, और जितने भी बिजनेसेस वगैरह हैं उनमें सिंग करने, और सारी जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं जो है ना उन्होंने उनके लिए भी जो है ना ये कंपलसरी बना दिया था कि आपने जो है मॉर्निंग में आपने ये वंदे मातरम पढ़ना है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एंटी मुस्लिम एक्सप्रेशंस थे, इसीलिए मुस्लिम्स जो है ना वो वरी हो गए थे अपने फ्यूचर के बारे में कि मुस्लिम्स का क्या हाल होने वाला है। उनको ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम्स का फेथ है वो लूज़ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, और साथ ही साथ उनको सबसे ज़्यादा अपने जो चिल्ड्रंस हैं उसके बारे में वो हो रहा था, उनको जो है फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो बच्चे थे, इमेच्योर थे, ठीक है। और वो जब ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा जो है सॉन्ग जिनमें एंटी मुस्लिम एक्सप्रेशन जो वो जब सुनेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनके जो माइंड हैं उनमें नेगेटिव इफेक्ट आना है। तो ये है वंदे मातरम, ठीक है। अभी आ जाते हैं द वर्दा स्कीम पे।
तो ये गांधी का एक एजुकेशनल स्कीम थी, इसमें स्पिनिंग ऑफ कॉटन बाय हैंड जो है ये स्कूल का कह सकते हो कंपलसरी कर दिया गया था, करिकुलम में उसका पार्ट बना दिया गया था ये कॉटन की स्पिनिंग। साथ ही साथ रिलीजियस जो है वो एजुकेशन वो बैन कर दी गई थी। हिंदी हिंदी से इनको बहुत जो है ना वो मसला था, ठीक है। हिंदी को जो है इन्होंने फिर मीडियम ऑफ एजुकेशन बना दिया था। सही है, जितने भी और जिस कम्युनिटी के भी जो हैं वो बंदे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्होंने हिंदी में ही पढ़ना है। वो सारी जगह जहाँ पर इनका क्या नाम है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना गांधी का एक पोर्ट्रेट होता था स्कूल में, ठीक है। गांधी के उस पोर्ट्रेट के सामने जो है ना स्टूडेंट्स को खड़ा करवा के उनको जो है ना बो करने पे फोर्स किया जाता था। हिंदूज़ के लिए मसला नहीं था, मुस्लिम जो बच्चे हैं ना स्टूडेंट्स वगैरह थे उनके लिए मसला होता था, क्योंकि हम सबको पता है कि एक मुस्लिम अल्लाह के अलावा और किसी को बो नहीं करता, तो ज़ाहिर है ये गांधी को कैसे बो कर सकते थे। गांधी तो है भी अभी क्या बोलूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये एंटी इस्लामिक था और जो है ना मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि उनकी जो कल्चरल और जो रिलीजियस ट्रेडिशंस वगैरह है ना वो सारे जो हैं और इनका रिलीजन ये ख़तरे में है। इसीलिए या तो सेपरेट जो है ना वो सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सेपरेट होमलैंड से पहले पहले इनका जो है ना सारा फोकस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस टायरानी को और इस गवर्नमेंट को ना हटाने की तरफ जो है ना पहले आ गया था। तो पढ़ लिया हमने वंदे मातरम और ये क्या थी वर्दा स्कीम। अभी आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की टायरानी पे, इन्होंने क्या क्या हरकतें की थी। सबसे पहले बीफ को बैन कर दिया था बहुत सी प्लेसेस पे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो गाय हैं वो इनकी होती है माता, ठीक है। तो गाय माता का जो गोश्त है वो खाना इन्होंने बैन कर दिया था। साथ ही साथ इन्होंने अज़ान बैन कर दी थी और एक्सक्यूज़ कह दिया था कि डिस्टर्बेंस ही कॉज करती है। हालांकि कहते हैं कि रिलीजियस जो ऑटोनॉमी है वो काफ़ी है मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और प्रोटेक्शन, जैसा कि गांधी ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन की कितनी ज़रूरत थी। वो क्यों, क्योंकि इन्होंने मॉस्क्स वगैरह उन पर अटैक किए थे, ठीक है, हिंदूज़ ने। सही है, मुस्लिम जब प्रेयर्स पढ़ रहे होते थे, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स पढ़ रहे होते थे तो ये पीछे से आकर अटैक कर देते थे। साथ ही साथ जब वो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स पढ़ रहे होते थे तो पिग्स हैं उनको मस्जिद के अंदर जो है वो फोर्स करके छोड़ दिया जाता था। साथ ही साथ मतलब ये हरकतें हुई, बहुत से जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको आग लगा दी गई, उन पर भी अटैक हुआ। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में मांग रहे थे प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ की, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है गांधी, उन्होंने नहीं दी और कहा कि जो रिलीजियस ऑटोनॉमी है वही काफ़ी है। ना ही मुस्लिम्स को सही तरह रिलीजियस ऑटोनॉमी मिली, ना ही प्रोटेक्शन मिली। रिलीजियस ऑटोनॉमी इसीलिए सही तरह नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अज़ान भी बैन कर दी, और प्रोटेक्शन इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उन पर अटैक होते थे मॉस्क में भी और मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी, ठीक है। तो ये था मुस्लिम्स के जो फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह होती थी ना, ठीक है, पुलिस स्टेशन वगैरह, उधर अगर मुस्लिम जाके कंप्लेन करते थे तो वो कंपनी उनको, मुस्लिम्स को कोई कंपनी नहीं मिलती थी उधर, ठीक है। तो इग्नोर कर दिया जाता था, मतलब हाँ हूँ करके, ठीक है। इसीलिए भी मुस्लिम्स को एंटरटेन नहीं किया जाता था। तो मतलब इसीलिए भी मुस्लिम थोड़ा डिसअपॉइंट होते थे और इसीलिए उनको जो है ना एक थ्रेट हो गया अपनी जो कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और अपनी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ लॉर्ड लिलिथ को है, उसको भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली एंटी मुस्लिम मेयर्स की, ठीक है, और बहुत सी प्लेसेस में से। लेकिन क्योंकि उसने वादा किया हुआ था नेहरू से कि वो इन्वॉल्व नहीं होने देगा, ना खुद करेगा अपने आप को इन्वॉल्व इन मैटर्स में, ना ही जो गवर्नर्स हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स ही प्रोविंशियल लेवल में इंटरफेयर करने की, ना ही उनको करने देगा। इसीलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि ज़बरदस्त टाइम है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है, ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो गए होंगे क्योंकि वॉर्स में यही होते हैं ज़्यादातर, इकोनॉमी और सारी चीज़ें वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी ब्रिटिशर्स का जो वो है फोकस है वो इंडिया की तरफ से हट के वर्ल्ड वॉर 2 जो है उस पर जो है ना कंप्लीट फोकस हो गया है।
ब्रिटिश, ठीक है। तो अभी हमारे पास अच्छा मौका है ब्रिटिशर्स को जो है ना फोर्स करने का कि वो इंडिया छोड़ के चले जाएं। इसीलिए उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपनी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह थी ना वो सारी रिज़ाइन कर दी, अपनी गवर्नमेंट को जो है ना वो रिज़ाइन कर दिया कि हम जो है ना अपनी गवर्नमेंट हटा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह थे ना प्रोविंशियल, उन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे रिज़ाइन दे दिया। और इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है थ्रू आउट इंडिया जो है अनाउंस किया डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। और उसको सेलिब्रेट किया गया पीसफुल और सोबर वे में हर ओकेजन पर। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया, ज़ाहिर सी बात है उनके खिलाफ था। तो ये हो गया हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस टायरनी भी। अभी आ जाते हैं मुस्लिम लीग अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल का क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, जैसे कि इसके बैकग्राउंड में भी 1937 इलेक्शंस के बैकग्राउंड का जो दूसरा पॉइंट था उसमें हमने पढ़ा था। और ये एक्चुअली जो पॉइंट है ना वो आता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूल के बाद, सॉरी इलेक्शंस के बाद के लिए पॉइंट था, इलेक्शंस के बैकग्राउंड में नहीं था वो पॉइंट, लेकिन जो बुक का ऑथर है उन्होंने इंक्लूड किया हुआ था। आई डोंट नो वाई। तो उसे छोड़ो, अभी ये पढ़ते हैं कि रिजेक्ट कर दी जिन्ना ने जो है ना ऑफ़र की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि वो मुस्लिम लीग से कोalition गवर्नमेंट बना ले, ठीक है। और मतलब पूरा जो इंडिया है ना फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स के अंडर आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मुस्लिम्स पर टायरनी करने का मौका मिला था। उनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी जो थी ना, मेजॉरिटी जो प्रोविंसेस थे उनमें गवर्नमेंट आ गई थी, ख़ास तौर पे NWFP जो कि एक क्या नाम है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था। तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कोई मुस्लिम लीग के साथ कोalition गवर्नमेंट जो है ना वो फॉर्म नहीं करनी थी। इसीलिए नेहरू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसने ये रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए गांधी और जिन्ना जो है वो डिसअपॉइंट हो गया और उसने बोला कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो और चलो बेमार 4.5 लॉन्च द मैसिव कैंपेन, ठीक है। मैसिव कैंपेन लॉन्च की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। बहुत सी सिटीज़ इसने विज़िट की, ठीक है। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम में माइनॉरिटी एरियाज़ थे उधर इन्होंने विज़िट किया, स्पीचेस दी, अपना जो इमेज प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म किया कि भाई नहीं हम अपने जो पावर के लिए ने हैं ये हम काम नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली जो है ना लोग जो हैं मुस्लिम पॉपुलेशन है जो इंडिया की, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की टायरनी के अंडर हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं ये वो वगैरह, ठीक है। इसने मैसिव कैंपेन लॉन्च की। साथ ही साथ इसकी सिस्टर कायद आज़म फ़ातिमा अली जिन्ना जो है उन्होंने एक वुमेन कमेटी जो है फॉर्म की और वुमेन कमेटी में जो है इन्होंने उसकी मदद से जो वुमेंस हैं उसको भी जो है ना पाकिस्तान की स्ट्रगल में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये हुआ। और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मुस्लिम थे ना, मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, मेंबर्स, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी जो है ना प्रिडिक्ट कर दिया और जिन्ना को जो है ना क्रिटिसाइज़ किया कि जैसे कि इस इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को फेलियर मिला था, अगले इलेक्शंस में भी मुस्लिम लीग को फेलियर ही मिला है। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें इग्नोर किया और अपनी मेहनत जारी रखते गए। और इस का जो है एक बेनिफिट ये हुआ कि जो इतनी मुस्लिम्स की इन्फ्लुएंस जो है ना वो मुस्लिम लीग की इन्फ्लुएंस जो है वो स्प्रेड हो गई कि जो चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब, बंगाल और असम के ना उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। मुस्लिम लीग की जो मेंबरशिप है वो ग्री हो गई ड्रामेटिकली, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर ज़ाहिर सी बात है वो अलर्ट थी कि ये क्या हो रहा है, हमने कुछ और प्रेडिक्ट किया और हो कुछ और रहा है। तो इसीलिए जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेहरू ने कुछ क्या नाम है वो अरेंज की थी, क्या नाम है सेशंस वगैरह जिन्ना के साथ, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि उन सेशंस में ने क्या नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्चुअली बोला क्या था, नेहरू ने उस सेशन में फिर से मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम पे टायरानी की, सारा कुछ पता चल गया। इन्होंने जो पिग्स अंदर भेजे, मुस्लिम्स पर अटैक किया, प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे अजान बैन कर दी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बैन कर दी। फिर भी उसके बाद इस सेशन में नेहरू कहता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप अपनी जो है ना ये स्ट्रगल करना छोड़ दें। आप क्यों नहीं मानते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिम्स समेत, ठीक है। मुस्लिम लीग की खाली वो नहीं है पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसने जो मुस्लिम मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उनका नाम ले लेके बताया, जैसे कि ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भी नाम लिया कि ये सारे जो हैं ये मुस्लिम मेंबर्स हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुस्लिम लीग के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है।
तो आप जो है ना अपनी ये स्ट्रगल वगैरह करना छोड़ दें, हम आपको कभी भी जो है ना एक पार्टी जैसा हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसने कहा था कि और मतलब इसको अगर हम कंक्लूजन में करें तो ये कह सकते हैं कि टोटल में, ठीक है, ऑन द होल बहुत ज़्यादा पुअर हिंदू मुस्लिम रिलेशंस थे 1939 में, ठीक है, 1937 से लेकर 1939 में। ये हमारा हो गया भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल भी डन। अभी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल, ठीक है, ऐसे पढ़ लो सारा। फिर ये आ जाओ व्हाट वाज द वर्द स्कीम, ये भी पढ़ लो। फिर व्हाट वाज द डे ऑफ डिलीवरेंस, ये ऊपर है इसका आंसर, वो ज़्यादा हो गया, ये पढ़ लो पॉज करके। फिर 7 मार्क वाला आ जाता है वाई वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल hated so much, why did Muslims celebrate the day of deliverance at the end of the Indian National Congress rule, ये भी पढ़ लो। फिर इस पे आ जाओ। ओ बाबा ये क्या हो गया, किस पे थे हम वैसे, हम इसी पे थे, ठीक है। ये 14 मार्क वाला आ जाता है was the main reason why Congress rule from 1937 till 1939 was hated so much because of the Bande Mataram, explain your answer, ठीक है, इसे सारा पढ़ लो। फिर 14 मार्क्स वाला आ जाता है डू यू एग्री दैट द सेलिब्रेशन ऑफ the day of deliverance in 1939 was justified, give reasons, ठीक है। ये 14 मार्क वाला है, इसको पढ़ लो। ये कंक्लूजन देख लेना, मैंने हाईलाइट जो की हुई है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा, ठीक है, ये टॉपिक में भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क वाला कि हाउ डिड जिन्ना रीऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग बिटवीन 1937 1939, ठीक है। ये रीऑर्गेनाइज में वही आ जाता है। सबसे पहले तो 1937 में 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, एक तो उन्होंने जितने भी मुस्लिम लीग के फैक्शंस थे उसको जो है क्या नाम है वो कर दिया, ठीक है, यूनाइट कर दिया, ये लिख लो पहला पॉइंट। साथ ही साथ मैसेज कैंपेन का बता दो, ठीक है। और नीचे जाते हो तो थोड़ा इस्लाम के बारे में बता दो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस्लाम जो है उसको जो है सोर्स ऑफ जो गाइडेंस है उसके तौर पे इस्तेमाल करो, और उससे जो है वो गाइडेंस जो है वो सीख करो। साथ ही साथ जो है फ़ातिमा अली जिन्ना ने जो वुमेंस कमेटी इस्टेब्लिश की थी उसका लिख लो। और इसको मैंने की पॉइंट दिया आखिरी पैराग्राफ को, जिन्ना नेहरू टॉक्स, ठीक है नहीं है ऐसा कोई, मैंने की पॉइंट दिया ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। और आखिरी इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये आखिरी क्या नाम है सेंटेंस, क्वेश्चन वो बड़े मज़े का है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि जिन्ना ने कैसे रीऑर्गेनाइज़ किया मुस्लिम लीग को इसमें, और यूनाइट कैसे किया है, दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा जो क्या नाम है ये मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सक्सेस है उसकी सबसे बड़ी जो यानी कि निशानदही कह लो या क्या कह सकते हैं यार, अभी वर्ड सोचने में टाइम लगेगा, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सक्सेस उसको जो रिप्रेजेंट किया था ना जिस चीज़ ने, यानी कि जिस चीज़ ने ये शो किया था कि कायद आज़म एक्चुअली सक्सेसफुल हो गए हैं मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ करने में, वो ये है कि पहले मुस्लिम लीग के बहुत से फैक्शंस थे कि कहते थे कि सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, कहते थे सेपरेट होमलैंड नहीं होना चाहिए। लेकिन 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन आया था उसमें जो है सारे मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस से भी, मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस से भी जो है इस सेशन को अटेंड किया था लाहौर रेजोल्यूशन को, और इन सब ने एक ही डिमांड की थी कि भाई इंक्लूडिंग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि पाकिस्तान हमें दो, पाकिस्तान लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सारे ये एक बात पे ये क्या नाम है यूनाइट हो गए, इससे ये पता चलता है कि कायद आज़म मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज़ करने में जो है वो सक्सेसफुल हो गए थे। तो ये आ जाता है एक सोर्स ए सोर्स बी वाला क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 मार्क्स वाला और 3-5 मार्क्स वाला, ये भी देख लो। और ये है हमारा आखिरी ये सोर्स बी वाला क्वेश्चन।
फिर हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रूल हैं और साथ ही साथ इनके इलेक्शंस ये डन हो गए। ठीक है, पिक्चर देख ली, ये कॉटन स्पिन कर रहे गांधी जी। तो भाई आज की वीडियो हो गई। अगर कनेक्शंस मेरे नेटवर्क के जो है सही तरह आते गए तो सही है, ज़बरदस्त है। पहले 2 मिनट में हो जाती थी ये फ्लैश फाइबर, ऐसी क्या कह सकते हैं कि बहुत स्पीड में अपलोड करता था। और अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, मतलब तकरीबन आधे घंटे में एक वीडियो मेरी अपलोड होती है। तो देखते हैं, या तो इसका कोई मसला होगा, मुझे ना कहीं पता नहीं है इस टेक्निकल काम का, देख लेंगे आगे। लेकिन अगर नेटवर्क मेरा सही आया तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शंस में टाइप करके बता दीजिएगा।